नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने विकास प्रजाओ ज्योग्राफी के YouTube चैनल पर। आज की हम क्लास में शुरू करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी को, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से सामने बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें आपकी क्लास ऑनलाइन भी चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है क्लास में बच्चा 2 क्लास 3 क्लास उसकी मिस होगी, कारणवश वो छुट्टी पे रह गया, तो वो ये सोचता है कि सर मैं उस सिलेबस को कैसे कवर करूं। तो भाई उन्हीं के लिए ये आज मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो आप ध्यान रखना जो चीज आपको करवाई जाएगी, जैसे आपके ऑफलाइन क्लास में करवाते वैसे ही आपको ऑनलाइन क्लास में भी करवाई जाएगी। तो आप चिंता ना करें। बाकी रही बात, ज्यादा से ज्यादा अपनी इस क्लास को आप शेयर भी करेंगे और फॉलो भी करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। देखो ध्यान देंगे, सामने सामने आपको दिखाई दे रहा है अपने जो बोर्ड के ऊपर भी क्या नाम है टॉपिक का, कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सब बात कर लेंगे अपने। तो टॉपिक का नाम है अपना राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। तो ध्यान से सुनेंगे भाई। इसमें जैसे देखो, इसमें अपना पहला जो टॉपिक है राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार, इसमें थोड़ा एक चीज आप ध्यान रखना। सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि आज जो राजस्थान है वो हमारे ग्लोब पर कौन सी दिशा में स्थित है। राजस्थान ग्लोब की कौन सी दिशा में स्थित है, या फिर हम बोले कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा के अंदर स्थित है, ये सब बात अपने करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोब की ही चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ध्यान देंगे सामने भाई, सबसे पहले ग्लोब या आप कह सकते हैं विश्व मानचित्र, ग्लोब या विश्व मानचित्र। अब देखो इसके अंदर हम लोकेशन देखने वाले हैं हमारे भारत की या अपने राजस्थान की। जैसे आपके सामने ये ग्लोब है, ठीक है भाई। इस ग्लोब पर एक बीचों बीच खींची गई रेखा भूमध्य रेखा। अब ध्यान रखना, ये भूमध्य रेखा है तो अपने आप में एक क्या है, ये अक्षांश है। एक चीज ध्यान रखना, हमारे इस ग्लोब पर जो अक्षांश है, अक्षांशीय दृष्टि से देखें अपना राजस्थान कहां है, तो भाई अपना राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। और जब बात आती है राजस्थान के अंदर देशांतरीय दृष्टि से देखना चाहें, तो देशांतर का मतलब आप उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाओं को जानते हो, वो आप क्या बोलते हैं, उनको देशांतर बोलते हैं। तो देशांतरों की दृष्टि से जो अपना राजस्थान आएगा वो आपका पूर्वी गोलार्ध में आएगा। ध्यान रखना, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान तो होगा आपका उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से अपना राजस्थान होगा पूर्वी गोलार्ध में। दोनों ही बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम ग्लोब पर विश्व मानचित्र के अनुसार देखें, जैसे मान लो हम अक्षांश और देशांतर दोनों की दृष्टि से देखें, तो अपना राजस्थान ये रहा। इसमें अब क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे अपने जो ये भाग है ना, इसको कहा जाता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो याद रखना, जब ग्लोब की बात की जाए राजस्थान कहां है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बोलना है। और जब अक्षांशीय दृष्टि से बात करें राजस्थान का उत्तरी गोलार्ध में है। जब देशांतरीय दृष्टि की बात की जाए तो आपको क्या बोलना होगा, पूर्वी गोलार्ध में है। तो इन्हीं बातों को अपने सबसे पहले लिख देंगे, ध्यान से सुनना। देखो तो भाई आपके टॉपिक का नाम है राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार, ये अपना टॉपिक है। बड़ा शानदार सा टॉपिक है, सबसे सरल टॉपिक है। देखो तो एक चीज ध्यान रखना, अगर हम देखें ग्लोब पर अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति ये देखनी है अपने को।
ठीक है, तो इसके लिए आपका जवाब होगा उत्तरी गोलार्ध में। ये ध्यान रखना भाई, कहां बोलेंगे आप? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और जब इसी लाइन के बारे में देखना चाहें क्या कि भाई ग्लोब पर देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति, तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, याद रखना, फिर बोलना होगा आपको पूर्वी गोलार्ध में। बात समझ में आ रही होगी आपको भाई। इसके बाद अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, चाहे तो आप ये कहो कि वही विश्व मानचित्र पर, चाहे तो आप ये बोल सकते हैं कि विश्व मानचित्र पर, चाहे आप बोल सकते हैं ग्लोब पर विश्व मानचित्र पर अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। बात समझ में आ गई? तो ये तो जो हमने बात की है हमारी अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से, हमने राजस्थान की लोकेशन देख ली है। अब एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है अपने लिए, थोड़ी ध्यान रखना, इसको भी हम इसी बिंदु के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे एक ग्लोब पर अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरीय दृष्टि से हमारे राजस्थान का क्या अक्षांशीय विस्तार बनेगा और क्या आपका देशांतरीय विस्तार बनेगा। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के लिए आपको यहां ध्यान देना है। देखो, सबसे पहले देखो, एक चीज मैं इससे पहले आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां जब भी हम ग्लोब के ऊपर पढ़ते हैं, ग्लोब पर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब पर हम अक्षांश की भी बात करते हैं, तो फिर हम किसकी बात करेंगे और देशांतर की बात करेंगे। बात यह है कि अक्षांश का काम क्या होता है और देशांतर का काम क्या होता है। तो ध्यान से सुनेंगे, दोनों ही बता दूंगा मैं आपको। देखो, अक्षांश का जो काम होगा और देशांतर का जो काम होगा, दोनों का एक काम तो कॉमन होगा, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। एक काम तो कॉमन होगा। हाँ, क्या काम होगा? जैसे कार्य की बात कर रहे हैं तो अक्षांश का एक काम तो होगा लोकेशन बताना, स्थिति बताना, ठीक है। यही देशांतर का काम होगा लोकेशन बताना, स्थिति बताना। एक काम तो ये हो गया। दूसरा जो काम अक्षांश देशांतर का, वो क्या चीज है? दूसरा जो अक्षांश का काम है वो तो ध्यान रखना कटिबंध बताना, या आप कह सकते हैं जलवायु के बारे में बताना, ये काम अक्षांश का है। जब बात की जाए देशांतर की तो फिर एक ध्यान रखना, समय का जो निर्धारण करना वो हम देशांतर से ही कर पाएंगे, ये याद रखना, ठीक है। तो अक्षांश का काम और देशांतर का एक तो दोनों कॉमन काम है इसके। देखो, इसका भी यही काम है और इसका भी यही काम है। एक जो हमारे लिए भिन्न जो काम है वो क्या है? तो भिन्न के लिए जो है वो आपको पता है कि एक तो जो समय का निर्धारण होगा, तो एक
ताप कटिबंध जलवायु बताना होगा। अब कहोगे सर ताप जलवायु कटिबंध कैसे, तो इसके बारे में ये चीज मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लेंगे। जैसे देखो यहां बात करेंगे अपने, आज अपने पास ये ग्लोब है, मान लो ये रहा, ठीक है। इस ग्लोब पर क्या करना है, यहां 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये ध्यान रखना। 0 डिग्री को बोलते हैं देशांतर रेखा, या आप इसे कह सकते हैं क्या, भूमध्य रेखा कह सकते हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। उसके बाद एक रेखा यहां है जिसका नाम है कर्क रेखा, इसका नाम फिर है मकर रेखा, और इस रेखा का नाम है आर्कटिक रेखा, तो इस रेखा का नाम है अंटार्कटिक रेखा। जैसे ये जो रेखा आएगी ये तो आएगी 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री होगी, और ये भी 66.5 डिग्री होगी, तो यह भी 66.5 डिग्री होगी। उसके अलावा देखो यहां एक बिंदु जिसको आप क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, लेकिन एक बात और, जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है ना उसे तो हम क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, और जो दक्षिणी गोलार्ध बनता है यहां, तो इसके लिए आपको जवाब देना होगा वो क्या, वो ध्यान रखना दक्षिण ध्रुव। बात समझ में आ रही होगी आपको ये। अब देखो एक चीज, इस कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो भाग है ना, हमेशा ध्यान रखना ये क्या बनता है, ये बनता है उष्ण कटिबंध। क्या बनता है, उष्ण कटिबंध। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो यहां बनता है अपना शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध याद रखना ये, ठीक है। उसके बाद एक कटिबंध बनता है यहां, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा शीत कटिबंध। ये थोड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रख लेना। सेम ही अपने दक्षिण गोलार्ध में होंगे, दक्षिणी गोलार्ध में यहां से लेकर इसकी बात करें तो फिर वही बात, आपका कटिबंध कौन सा होगा, यहां भी शीतोष्ण कटिबंध होगा। और शीतोष्ण कटिबंध के बाद फिर अपने पास लास्ट वही आएगा, कौन सा, जो आप ऊपर पढ़ के गए हैं, शीत कटिबंध आएगा। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। अब जैसे इसके अंदर हम देखें तो एक जो शीतोष्ण कटिबंध आता है, इसको थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, समझ लेना। जो हमारे पास शीतोष्ण कटिबंध है इसके 2 उपभाग बनते हैं। शीतोष्ण कटिबंध के 2 उपभाग कौन से बनते हैं, सुनो। एक उपभाग तो बनता है हमारे पास उपोष्ण कटिबंध, क्या बनता है, उपोष्ण कटिबंध, और एक जो बनता है हमारे पास में उपशीत कटिबंध बनता है। अब आप कहेंगे कि सर उपोष्ण कटिबंध कहां बनेगा और उपशीत कटिबंध कहां बनेगा, तो बिल्कुल इसी बात को पढ़ रहे हैं। देखो ये जो हमारे पास एक रेखा मैंने बताई 66.5 और एक बताई मैंने 23.5, शीतोष्ण के 2 भाग बताए हैं, तो भाई शीतोष्ण के 2 भाग बताए तो लगभग इसके मध्य से अपने एक रेखा खींच देंगे। इसके मध्य से जो रेखा खींच रहे हैं, मान लेना वह जो रेखा होगी वो होगी 45 डिग्री, याद रखना भाई, ठीक है। ये 45 डिग्री होगी, तो 45 डिग्री से नीचे तक का, बोलूं 23.5 से 45 के जो बीच का क्षेत्र है ना, वो क्या कहलाएगा, बिल्कुल वही तो कहलाएगा ना उपोष्ण कटिबंध। याद रखना उपोष्ण कटिबंध, उप प्लस उष्ण होता है, और उपशीत जो कटिबंध बनता है अपना, वो ध्यान रखना यहां बनता है भाई, ये रहा उपशीत कटिबंध यहां रहेगा। बात समझ में दोनों ही आ गई है। अब कहोगे कि सर इसकी जरूरत कहां पड़ती है, जरूरत यहां पड़ती है, देखो जब हम राजस्थान के बारे में विस्तार से देखना चाहें तो फिर हमें इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। वो कैसे, देखो आज मान लो भारत की बात की जाती है, तो भारत तो ये रहा यहां पे, ये भारत है अपना, मान लो, ठीक है। और भारत के अंदर जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के लिए थोड़ा समझना जरूरी है। ये देखो अपना राजस्थान यहां है, देखो भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, साथ ही
अपने राजस्थान के दक्षिणी कोने से कर्क रेखा गुजरती है। तो इस बात से हमें एक पता लगता है कि भाई इस कर्क रेखा से नीचे का जो भाग है ना, वो तो सारा का सारा उष्ण कटिबंध में आएगा। उसके अलावा कर्क रेखा से ऊपर का भाग, चाहे वो भारत का चाहे वो अपने राजस्थान का, वो आपका आएगा उपोष्ण कटिबंध के अंदर। बात समझ में आ गई होगी आपको। एक चीज और पढ़नी है अपने को, क्या? देखो, जैसे हम बात करते हैं कि मान लो अपना ये राजस्थान है, ठीक है, और राजस्थान के दक्षिणी कॉर्नर से कर्क रेखा गुजरती है, तो 99% जो भाग है ना राजस्थान का, वो तो ऊपर है, और 1% भाग है वो दक्षिण के अंदर है। जो ऊपर का भाग है वो मैंने आपको जैसे बताया, ये उपोष्ण कटिबंध में आता है, और इस कर्क रेखा से नीचे का जो भाग है ना, वो आपका किस में आएगा? वो आएगा आपका उष्ण कटिबंध के अंदर। तो इससे एक बात का हमारे को और पता लगता है, क्या पता लगता है कि राजस्थान जो वास्तव में कितने कटिबंध में आता है, तो राजस्थान भाई 2 कटिबंध के अंदर आता है। समझ में आ गई होगी आपको बात, ये कितने कटिबंध में आता है? 2 कटिबंध में। अब देखो, यहीं से हम एक बात थोड़ी सी और समझ लेंगे ताकि दोनों ही बात अपनी कवर हो जाए। देखो, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। अब कहोगे कर्क रेखा कौन सी है? भाई 23.5 डिग्री जो है ना, ये यही तो कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, और वो 2 जिले कौन से हैं आपके? तो आपको ध्यान रखना है, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। आप सामान्यतः जानते हैं। देखो, इसके बारे में थोड़ा मैप पर पढ़ते हैं, अच्छा समझ में आपको आएगा। देखो, यहां ये आपके पास मैप है, ध्यान से सुनना, ठीक है भाई। और इस मैप पर हम देखें, सबसे पहले कर्क रेखा की लोकेशन बना लें। मान लो ये कर्क रेखा है अपने पास में, ये कर्क रेखा है, ठीक है भाई। और मान लो यहां सूरज है, ये रहा, ये सूरज है। सूरज की किरणें आप तक आ रही होगी शायद। हाँ, ये क्या है? ये सूरज है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सूरज की बिल्कुल सीधी किरण कहां आ रही है। भाई ध्यान रखना, बिल्कुल सीधी किरण तो अपने बांसवाड़ा जिले में आ रही है। ध्यान रखना, कौन से जिले में आ रही है? बांसवाड़ा में। तो भाई सूरज की सबसे तिरछी किरण कहां जाएगी? देखो, सबसे तिरछी किरण जाएगी यहां, ये रहा, सबसे उत्तर में जो जिला होगा। सबसे उत्तर में जिला कौन सा है? तो याद रखना, गंगानगर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई सूर्य की किरणों का सूर्य की किरणों का सर्वाधिक जब बात की जाती है तिरछापन, तो आपको बोलना होगा गंगानगर, ठीक है। और जब बात की जाती है सूरज की सर्वाधिक सीधी किरण की, सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें जो आती हैं वह कौन से जिले में आती है? तो याद रखना, अपने बांसवाड़ा जिले के अंदर पड़ती है। इससे एक बात हमें और पता लगाना है, वो क्या चीज है? सुन लो। देखो, इस बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य में यहां पर एक गांव है, सॉरी शहर है एक, उस शहर से कर्क रेखा गुजरती है। और डूंगरपुर जिले का दक्षिणतम इस कर्क रेखा पे एक गांव है, जिस गांव से कर्क रेखा गुजरती है। इन दोनों को ही अपने को ध्यान में रखना जरूरी है। वो कैसे? देखोगे ध्यान से। सबसे पहले अगर बात करना चाहिए अपने, ये देखो, बांसवाड़ा जिले का यहां पर कौन सा स्थान रहेगा? तो बांसवाड़ा जिले का जो स्थान रहेगा वो आपको ध्यान रखना है, यहां जो एक स्थान रहेगा इसका नाम है कुशलगढ़। कुशलगढ़ याद रखना, बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। अब डूंगरपुर जिले का इस कर्क रेखा पे कौन सा गांव है? तो गांव का नाम आपको ध्यान रखना है चिखली गांव। क्या नाम होगा? चिखली गांव डूंगरपुर जिले का है। लेकिन बांसवाड़ा की तो लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, पर डूंगरपुर जिले के लगभग दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। ये बात भी ध्यान रखनी है। इससे एक नई बात का और पता लगेगा आपको। देखो, आज कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटतम शहर की बात करें ना, तो आपको बोलना है कुशलगढ़ शहर, क्योंकि वो कर्क रेखा पर स्थित है।
कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटतम शहर की बात करें तो बोलना है कुशलगढ़। और जब कह दे कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है, तो भाई याद रखेंगे सबसे निकटतम आपका बांसवाड़ा जिला होगा। और इस कर्क रेखा पर स्थित जिले दो ही है, एक डूंगरपुर एक बांसवाड़ा। तो कर्क रेखा पर स्थित दोनों जिलों में से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय जो होगा वो आपका डूंगरपुर जिला होगा। लेकिन यहां बड़ी शानदार सी एक लाइन पूछता है वो एग्जाम के अंदर, क्या कि भाई कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटतम शहर कौन सा है, तो बोल देंगे अपने शहर या जिला मुख्यालय की बात करें तो जिला मुख्यालय बांसवाड़ा आ जाएगा, शहर आएगा कुशलगढ़। और सर्वाधिक दूर चाहे शहर पूछ ले चाहे जिला मुख्यालय पूछ ले तो फिर आपका जवाब क्या होगा, श्री गंगानगर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गई होगी बात। उसके अलावा एक चीज ध्यान रखना कि भाई राजस्थान के अंदर अपने कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी होगी, तो भाई ये भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है और 26 किलोमीटर लंबाई है। समझ में आ गई होगी बात आपको। देखो इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे लिखवा देता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जैसे देखो अभी एक तो अपनों ने कटिबंध पढ़े, पहले तो मैं कटिबंध के बारे में लिखवाऊंगा और उसके बाद अपने कर्क रेखा की कंडीशन लिखेंगे। देखो यहां देखो सबसे पहले राजस्थान का सर्वाधिक लगभग 99% भाग उपोष्ण कटिबंध तथा न्यूनतम विस्तार वो कितना, वो आएगा लगभग 1% भाग उष्ण कटिबंध में आता है, कटिबंध में आता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात हमारी ये है, राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है जिला कौन सा आएगा, अपना बांसवाड़ा जिला आएगा। बात क्लियर होगी। उसके बाद अगर यही हम एक बात और पढ़ना चाहें, क्या राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन जो होता है वो अपने को कहां दिखाई देगा, बांसवाड़ा जिले में दिखाई देगा। समझ में आ गई बात ये। अब देखो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ शहर के मध्य से तथा डूंगरपुर जिले के
दक्षिण में स्थित चिखली गांव से गुजरती है। एक बात ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद एक विशेष बात मैं आपको और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि भाई कर्क रेखा जो है उसके नजदीक, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर की बात करें तो आपको बताना है कुशलगढ़ शहर। और कुशलगढ़ शहर आपको पता ही है कि कौन से जिले के अंदर पड़ता है, तो आपका बांसवाड़ा जिला आएगा। अब इसके बाद अगली बात हम पढ़ेंगे, देखो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटतम जिला मुख्यालय, निकटतम जिला मुख्यालय, तो आपका जवाब होगा कौन सा? बांसवाड़ा होगा, बांसवाड़ा होगा। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद अगली जो बात पढ़ेंगे अपने, कर्क रेखा के सर्वाधिक दूरस्थ जिला मुख्यालय जो होगा वो आपको पता ही है कौन सा होगा, अपना गंगानगर जिला होगा। बात क्लियर हो गई है। एक बात और सुनेंगे ध्यान से, अपने नोट में लाइन लिख रहे हैं, राजस्थान के कर्क रेखा पर स्थित जिलों का सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, तो आपका जिला आएगा डूंगरपुर जिला। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई है, ठीक है भाई। तो यहां हमने क्या किया, कर्क रेखा के नजदीक की, कर्क रेखा दूर की, सब बातें अपने पढ़ ली। एक चीज लास्ट और देख लेते हैं कि भाई राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई जो है वह कितनी है? तो लंबाई के बारे में ध्यान रखना है आपको, 26 किलोमीटर। ये बात जरूर पढ़ लेना, 26 किलोमीटर अपने राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की लंबाई है। अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। इसी के साथ हम जो कर्क रेखा आपने पढ़ा, इसी के साथ हम एक बात और भी देखेंगे। वो कौन सी? वो है हमारे राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। देखो, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को भी अपने किस तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान देना सामने। इस मैप पे देखो, सबसे पहले जो बात करनी है अक्षांश की बात करेंगे। मान लो राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी कोने के अंदर जिला आता है बांसवाड़ा, तो यहां के लिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब यहां से राजस्थान शुरू होता है और राजस्थान जहां खत्म होता है 30 डिग्री 12 मिनट आपको बोलना है उत्तरी अक्षांश। ये आपका अक्षांशीय विस्तार है, मतलब कौन से अक्षांश से लेकर कौन से अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है, यही बात की जा रही है। ऐसे ही राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करनी हो तो
तो देशांतरी विस्तार तो यहां से काउंट होगा और यहां तक होता है, क्योंकि देशांतर जो होते हैं वो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती है, और अक्षांश होती है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्वी बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं क्या होती है, वो अक्षांश होती है। तो देशांतरीय विस्तार की बात करें तो याद रखना 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर बोलना होगा यहां पे, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? ये यहां से हमें एक चीज और अच्छे से समझनी होगी, सर वो क्या है, वो देखो ध्यान से। एक तो मध्यवर्ती देशांतर पूछता है, एक मध्यवर्ती अक्षांश पूछता है, आजकल बड़ा पूछा जाने लगा है। तो देखो, जब मध्यवर्ती अक्षांश की बात की जाए तो मध्यवर्ती जो अक्षांश होगा ना, वो आपका होगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होगा वो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश होगा। और जब बात की जाए राजस्थान के मध्यवर्ती देशांतर की, तो याद रखना जो मध्यवर्ती देशांतर होगा वो होगा आपका 74 डिग्री और पूर्वी देशांतर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही चीज जो आपने बताई है, इसी को अपने एक बार अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को अपने नोट कर लेते हैं। जैसे देखो, ध्यान से सुनेंगे, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कैसे, ध्यान से सुनेंगे। इसको हमें बोलना है 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य, उत्तरी अक्षांशों के मध्य। ये तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। यहां क्या है, अक्षांशीय अंतर भी पूछ लेते हैं राजस्थान का, कि भाई राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतर है वो कितना है। तो एक बात ध्यान रखना, आपको 30 डिग्री 12 मिनट माइनस 23 डिग्री 3 मिनट घटा देना है। और जब अक्षांशीय विस्तार जो देखा हमने उसका अंतर जब निकाल के देखते हैं तो आप ध्यान रखना 7 डिग्री 9 मिनट जो आपका होगा वो उत्तरी अक्षांश होगा। अब ये जो बात मैंने बताई है ये सिर्फ अक्षांशों का अंतर मतलब 30 डिग्री 12 मिनट में से जब आप 23 डिग्री 3 मिनट घटाएंगे तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश आ जाएगा। इसी के साथ क्या है, अपने राजस्थान का देशांतरीय विस्तार भी देखना होगा। जैसे देखो, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, अब वही बात जैसे पहले पढ़ के गए वैसे अब पढ़ना है। क्या करना है, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य में अवस्थित है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन वही बात, जब आपको देशांतरीय अंतर भी तो पूछ सकता है, देशांतरीय अंतर भी तो पूछ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा आपको, 78 डिग्री 17 मिनट माइनस 69 डिग्री 30 मिनट आप घटा के देखेंगे तो आपका जो अंतर आएगा वो होगा 8 डिग्री 47 मिनट, और वो भी पूर्वी देशांतर। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब आपको देशांतरीय अंतर भी समझ में आ गया। देखो, दो चीज यहाँ पे जो अभी मैंने मैप में बताई है, लेकिन वो मैं लिख के ही बताऊंगा आपको, थोड़ा याद रहेगा इसके बहाने। एक तो यहां ध्यान रखना है कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, तो भाई मध्यवर्ती जो अक्षांश है वो आपको ध्यान रखना है कौन सा, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। एक बात तो ये पढ़नी है। उसके अलावा
ऐसे ही क्या है, राजस्थान का मध्यवर्ती मध्यवर्ती देशांतर। तो मध्यवर्ती देशांतर जो होगा वो आपका जवाब होगा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज और अपने को देखनी है, इसी के साथ ही हम पढ़ लेंगे, क्योंकि देखो सूर्योदय की बात की जाती है, सूर्यास्त की बात की जाती है, और सूर्योदय सूर्यास्त के साथ साथ ही अपने को क्या करना होता है, सूर्योदय सूर्यास्त के साथ साथ ही हमें क्या है कि पूरब से पश्चिमी बिंदु तक सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर कितना होता है, ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी होती है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, हम जो राजस्थान का अक्षांशीय और राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार पढ़ गए हैं, इसमें से एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। तो आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक के बारे में इतनी ही बात करेंगे, बाकी इस टॉपिक के बारे में बात अपने अगली क्लास में करेंगे। तो इतना पढ़ना, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।